नमस्कार, आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जहाँ तक सेल का पढ़ रहे थे उसके आगे पढ़ेंगे। तो जनरल ब्रीफिंग है सेल का, वो देख लीजिए। सेल स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, पेन इधर होगा। सेल स्ट्रक्चर, द सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ये बेसिक है, आपको पता है लगभग 100 ट्रिलियन क्या होती हैं सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं। और किसी भी सेल का जनरल इंट्रोडक्शन में हम बेसिक है ये हम लोग जानते हैं पहले से। और आगे हमें पता है सेल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था हमने कि सेल को एक न्यूट्रिशन चाहिए होता है और एनर्जी चाहिए होती है और मेटाबॉलिक वेस्ट निकालने के लिए उसकी मेम्ब्रेन होती है, उस पर कार्य करती है और रिप्रोडक्शन भी उसका एक पार्ट है। इसके अलावा फिर जब एक ही जैसे सेल जो बनते हैं फिर उसके बाद क्या होता है, टिश्यू कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ सेल। वो 4 प्रकार के प्राइमरी टिश्यू होते हैं, वो हम लोग को पता है। चारों प्राइमरी टिश्यू में क्या है, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। 2 या 2 से अधिक कनेक्टिव टिश्यू जब एक जगह मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वह आर्गन कहलाते, आर्गन बनाते हैं। यानी जो प्राइमरी टिश्यू होते हैं 2 या 2 से अधिक होंगे तो आर्गन बनाएंगे। यही आर्गन जब क्या होता है कि जब एक स्पेसिफिक फंक्शन को करता है तो उस समय वो क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, कार्डियोवैस्कुलर, रिस्पायरेटरी, ये हम लोग को पता है सारे एग्जाम्पल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम लोगों ने पढ़ा था, तो 3 पार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हमको आगे का पढ़ना है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने पढ़ा था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो होता था वो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था, ये पता होना चाहिए आपको। बाकी अपना फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं। और हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक कोलेस्ट्रॉल का अरेंजमेंट होता है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल किस तरह से काम करता है, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये हम लोग को पता है। फंक्शन भी है, फंक्शन क्या, फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल के लिए अलग अलग ये रिस्पॉन्स करता है, वो लास्ट लेक्चर में आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो प्रोटीन लेयर भी हमने पढ़ा था, ट्रांसमेम्ब्रेनस और मेम्ब्रेनस या और इंटेग्रल या पेरिफेरल प्रोटीन, इस तरह का हमने पढ़ा था। इंटेग्रल प्रोटीन के कुछ फंक्शन थे, एग्जाम्पल थे। तो सेल जंक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम लोग पढ़ लेंगे क्या क्या आता है। सेल एडिशन प्रोटीन्स वगैरह बहुत सारे होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं जो आगे आप कुछ साइटोस्केलेटन के रूप में और कैरियर के रूप में और सम एंजाइम्स के रूप में भी कार्य करते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें ऑलरेडी पंप है, कैरियर ट्रांसपोर्ट है, इंटेग्रल इंटीग्रिटी है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करना, रिसेप्टर बनाना, एंजाइम्स के लिए कार्य करना, एंटीजन की तरह एक्ट करना, सेल एडिशन मालिक्यूल जिसको एंकरिंग प्रोवाइड करना, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी हम लोगों ने देखा था। फंक्शन ऑफ टोटल ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन भी हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोटेक्टिव होता है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मेंटेनेंस ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ये इसका बेसिक फंक्शन था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके आगे हम लोग को पढ़ना है जो आज की क्लास है। तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, 3 चीज़ें पढ़ी थी। अब साइटोप्लाज्म, केवल साइटोप्लाज्म नहीं पढ़ना है, साइटोप्लाज्म के साथ हम लोगों ने उसकी ऑर्गेनेली भी पढ़नी। तो साइटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज अ जेली लाइक मटेरियल फॉर्म बाय द 80% वाटर। यानी ये थोड़ा सेमी सॉलिड रहता है, जेली लाइक मटेरियल होता है और ये क्या होता है, इसमें 80% तक वाटर रहता है, बाकी अन्य चीज़ें रहती हैं। और जो खास बात लिखा है, इट कंटेन ए क्लियर लिक्विड पोर्शन कॉल्ड साइटोसॉल and various particles of the different shape and size. These particles are proteins, carbohydrate, lipid, electrolyte in nature. तो किसी भी सेल के अंदर क्या होता है, ये आपका जो उसके अंदर जो लिक्विड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोसॉल बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो कुछ भी है उसको हम लोग साइटोसॉल बोलते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड वगैरह, ये सारी चीज़ें रहती हैं। साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन मेनी ऑर्गेनेली, जिसको हमको सेपरेट करके एक एक पढ़ना है विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एंड फंक्शन। तो एक एक ऑर्गेनेली का अलग अलग फंक्शन होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म की बात चल रही थी, साइटोप्लाज्म में ये अपने आप में 2 पार्ट में बटा होता है। तो साइटोप्लाज्म एक क्या होता है, इक्टोप्लाज्म, और दूसरा क्या होता है, इंडोप्लाज्म। इक्टोप्लाज्म, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज सिचुएटेड जस्ट बेनीथ द सेल मेम्ब्रेन। तो जो भी सेल है आपका, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे नीचे यानी कि पहली लेयर जो बन रही है वो आपका क्या कहलाता है, इक्टोप्लाज्म कहलाता है। कभी भी इस इक्टोप्लाज्म का मतलब ये नहीं है कि आउटसाइड ऑफ द सेल,
हमेशा इसका मतलब यही है कि इनसाइड द सेल है, लेकिन क्या है, पेरीफेरी पर है। इसके अतिरिक्त जो फिर सेकेंड या थर्ड लेयर में जितनी भी साइटोसाल या ये आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोप्लाज्म। तो जो बाहर है वह क्या है, वह भी साइटोप्लाज्म है, अंदर वाला भी साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के पेरीफेरी में है, मतलब आउटर साइड में है, वो क्या है आपका एक्टोप्लाज्म है। जो अंदर है वो क्या है, इंडोप्लाज्म है। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, जब पूछा जाता है तो एक्टोप्लाज्म में आप लोग बताते हैं कि सेल के बाहर कोई चीज़ है, और इंडोप्लाज्म का मतलब सेल के अंदर कोई चीज़ है। तो ऐसा नहीं है, वह सेल के अंदर दोनों ही है, क्योंकि हम साइटोप्लाज्म पढ़ रहे हैं, इनसाइड द सेल ही पढ़ रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कन्फ्यूजन न रहे, बाकी ठीक है। अब आता है साइटोप्लाज्म का एक कॉन्सेप्ट। अब साइटोप्लाज्म में अन्य चीज़ों के साथ क्या होता है, सेल ऑर्गेनेली होती है। तो ऑर्गेनेली क्या है, ऑर्गेनेली बहुत सारी फेमस ऑर्गेनेली आपको पहले से पता है। इसको फिर से दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनेली विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिसका आउटसाइड में मेम्ब्रेन आपको साफ साफ दिखाई देगा। ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगा, मतलब उसका आगे एक मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि मेम्ब्रेन नहीं है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि उसको डिमार्क करने वाली मेम्ब्रेन आपको दिखाई नहीं देगी। तो पहला क्या है इसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है, गोल्जी apparatus। तीसरा क्या है, लाइसोसोम। चौथा क्या है, पैराक्सीसोम है। पांचवा क्या है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल है। सिक्स क्या है, सिक्रेटरी वेसिकल्स है। सेवेंथ पे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और 8 पे क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अपने आप में सेल ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस क्या है, अपने आप में एक तरह की सेल ऑर्गेनेली है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन में आएगा तो क्या है, राइबोसोम है और साइटोस्केलेटन है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनेली समझिए क्या है। द ऑर्गेनेली आर द परमानेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। क्या है ये, परमानेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल विच आर बाउंडेड बाय अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहेगा। एंड कंटेन एंजाइम, हेंस पार्टिसिपेट इन द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी। तो ऑर्गेनेली के साथ 2-3 कैरेक्टर है। पहला है परमानेंट कंपोनेंट होगा सेल का, दूसरे नंबर पे विद द लिमिटिंग मेम्ब्रेन होगा, और तीसरे नंबर पे इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। ठीक, तो एग्जांपल में आपको पता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम और सेंट्रोसोम। तो ये हम पढ़ लेंगे। न्यूक्लियस अलग पोर्शन में आता है, इसमें हम उसको अलग से पढ़ेंगे। पहला क्या है आपका, सेल ऑर्गेनेली क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ दिखाई देगा आपको, सेल है, न्यूक्लियस है, उसी के जस्ट बगल में इस तरह से लगा रहता है जो स्ट्रक्चर, ये कहलाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका 2 तरह का बेसिक फंक्शन होता है, एक तो डिटॉक्सिफिकेशन का है और एक और फंक्शन है कोलेस्ट्रॉल वगैरह सिंथेसिस में और राइबोसोम ये प्रोटीन सिंथेसिस में। तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम ये समझ लें कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर एंड माइक्रोसोमल वेसिकुलर स्ट्रक्चर विच आर इंटरकनेक्टेड विथ वन अनदर, जो इस तरह से बना हुआ है। ठीक, इट इज कवर्ड बाय अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म बाय द प्रोटीन एंड बाइलेयर लिपिड। तो ठीक है, मेम्ब्रेन कहीं भी बनी होगी तो वो है प्रोटीन बाइलेयर की मेम्ब्रेन होगी, जिसमें क्या है, लिपिड का एक लेयर होगा और ऊपर ऊपर प्रोटीन होगा। तो बेसिक चीज है। द ल्यूमेन ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन अ फ्लूइड मीडियम इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो जो आपका साइटोसॉल होता है वही समझिए कि अगर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है तो इंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहलाता है। तो केवल क्या है, उसका जगह बदलने से हम उसका केवल नामकरण कर रहे हैं, औपाधिक नाम रख रहे हैं। बाकी ये समझिए इसका ही साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर वाला। its diameter of the lumen is about 400 to 700 angstrom. The endoplasmic reticulum form the link between the nucleus and the cell membrane by connecting the cell membrane with the nuclear membrane. तो जब ये बनता है तो क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ पे पोर होता है, इससे अटैच होता है। ठीक, तो ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका न्यूक्लियस इससे जुड़ा हुआ है, आते 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 यहाँ तक आके मिल जाता है, सेल मेम्ब्रेन तक एक कनेक्टिविटी मेंटेन करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल बात हो गई। अब टाइप क्या हो गया, टाइप क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का रहता है।
आपको पहले से पता है। पहला क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोथ द टाइप आर इंटरकनेक्टेड एंड कंटेन कंटिन्यूअस विथ वन अनदर डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चेंज टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड वाइस वर्सा। तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता कैसे है, क्योंकि राइबोसोम का अटैचमेंट से बना है, तो जैसी ज़रूरत होगी वैसा वो उस पर क्या है, बिट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये नहीं उसका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ से हट जाएगा तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। वही लिखा है कि डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी ऑफ द सेल, जैसे सेल की जरूरत होगी उस तरह से वो कार्य करेगा। ज़्यादा प्रोटीन बनाना होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बढ़ाने के लिए और ज़्यादा राइबोसोम उस पर आके अटैच हो जाएंगे। ठीक, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ बनानी होगी तो क्या होगा, अपना वो वहाँ से हट जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बढ़ जाएगी। तो जिसको जहाँ जितनी जरूरत हो वैसा वो कार्य कर सकता है, कोई भी सेल अपने हिसाब से। अब पहला एग्जांपल देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच रफ bumpy or beaded like appearance. Rough appearance is due to the attachment of granular ribosome and to its surface. तो ग्रेनुलर जो राइबोसोम है वो क्या होगा, आरबीसी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से आ रहा है तो इस पे आकर के वो जगह जगह अटैच हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ग्रेनुलर राइबोसोम। ठीक, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या दूसरा क्या हो गया, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ वेसिकुलर और ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर। तो ट्यूबुलर लाइक इसलिए क्योंकि ये डबल लेयर इस तरह से आता है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आपको ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इस पे राइबोसोम नहीं अटैच है, इस पे वाइट कलर के जो बूंदें दिखाई दे रही हैं ये आपका क्या है, राइबोसोम है। और ये देखिए न्यूक्लियस है, जस्ट न्यूक्लियस से अटैच होते होते धीरे धीरे आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, और ये वाइट है ये राइबोसोम है, न्यूक्लियस है रफ एंडोप्लाज्मिक, और इस पर कुछ नहीं अटैच है तो स्मूथ है। अब वो क्या हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि ये परमानेंट नहीं है, ये रफ वाला स्मूथ में चेंज हो सकता है, स्मूथ वाला रफ में चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फंक्शन देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना है वो है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वह प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल। तो बेसिक लेवल पे आपको इतना पता होना चाहिए, इट इज इन्वॉल्व विद द सिंथेसिस ऑफ मेनली दोज प्रोटीन विच आर सिक्रेटेड फ्रॉम द सेल सच एज इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल। बीटा सेल कहाँ है, ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड पैंक्रियाज। ठीक, ये एग्जांपल दिया है, और एंटीबॉडीज फ्रॉम द बी लिम्फोसाइट। तो कुछ तरह के वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इंसुलिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है, आपको पता है, इसीलिए प्रोटीन डाइजेशन में चला जाता है अगर हम लोग उसको ओरली लेंगे, इसलिए उसका इंजेक्शन बनाया गया ताकि वो डायरेक्ट अपना आपके ब्लड में चला जाए, क्योंकि जैसे ही स्टमक में जाएगा तो प्रोटीन डाइजेशन होगा खत्म, इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन ही आता है, टैबलेट नहीं आता। कैसे काम करेंगे, राइबोसोम्स आर arrange the amino acid into small unit of protein and transport them into the rough endoplasmic reticulum। तो आपको पता है ये अमीनो एसिड के ही ग्रुप को मिलाने से क्या बनता है, प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। प्रोटीन का बेसिक मॉलिक्यूल जो है, जो वो क्या है, वह स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, अमीनो एसिड है। तो ये क्या करते हैं, राइबोसोम उसको अटैच करने का उसमें हेल्प करते हैं। Here the carbohydrate are added to the protein unit form the glycosylated protein or glycoprotein। तो उसमें क्या होता है आपका, ये कार्बोहाइड्रेट आके अटैच हो जाता है, जिसको अटैच करने में हेल्प करता है। विच आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुलर वेसिकल। दीज वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड मेनली टू गाल्जी ऑपरेटस। गाल्जी ऑपरेटस एक और ऑर्गेनेली हम वहाँ देखेंगे, वो पैकेजिंग मटेरियल और शिपमेंट पोस्ट ऑफिस इस तरह का उसमें दिया हुआ है। तो गाल्जी ऑपरेटस में जाएगा, फॉर द फर्दर मॉडिफिकेशन होगा एंड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन के लिए गाल्जी बॉडी में जाता है। फ्यू वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। ठीक है,
तो जिसको डायरेक्ट अमीनो एसिड या प्रोटीन जरूरत होगी तो वैसे चला जाएगा दूसरे ऑर्गेनेली के पास। बाकी क्या होगा, वो राइबोसोम ये गाल्जी ऑपरेटस के पास जाएगा जो उसका मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है और शिपिंग मैनेजमेंट का काम करता है। दूसरा क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेली, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक, इसलिए लीवर सेल में ये ज़्यादा पाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब डिग्रेडेशन का कार्य करेगा तो जो बाहर से आएगा उसको भी खत्म करेगा। जैसे मान लो अब एपोप्टोसिस की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, जिसमें क्या होता है कि आपका जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की एज कंप्लीट हो गई, अब उसके आगे काम नहीं करना है, तो अब क्या होगा, वो वर्न आउट ऑर्गेनेली कहा जाता है, यानी कि उस पर रेड फ्लैग लग गया, इसको हमारे सेल से इलिमिनेट करना है। तो इलिमिनेट करने के लिए उस समय क्या होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य करता है। क्या करता है, इट रैप्स इटसेल्फ अराउंड द वर्न आउट ऑर्गेनेली, उसके पास में घेरा बना लेगा एंड फॉर्म अ वैक्यूल, एक वैक्यूल बनाएगा विच इज ऑफन कॉल्ड द ऑटोफैगोसोम, उसको एक कवरिंग में या इन्वेलप टाइप में उसमें भर देगा, जिससे वो अब क्या कहलाएगा, ऑटोफैगोसोम। तो ऑटोफैगोसोम का क्या है, डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब जो ये आपका ऑटोफैगोसोम होता है वो क्या है, उसके अंदर क्या है, वर्न आउट, यानी कि जिसका जो माइटोकॉन्ड्रिया आगे काम नहीं करने वाला है वो उसके अंदर भरा हुआ है। अब हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम का मतलब है किसी को खाना पीना खत्म करना, इन्वेडर्स को। अब ऑटो का मतलब खुद का ही सेल था, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, उसको वैक्यूल के अंदर चला गया। अब ये वैक्यूल अब जाएगा कहाँ पे, लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम में 50 से ज़्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स क्या करेंगे, ऑटोफैगोसोम को फिर से घेर करके पूरा डिजॉल्व कर देंगे, खत्म हो जाएगा। जो हमारे काम की चीज़ इससे ले ली जाएगी, प्रोटीन वगैरह, और जो वेस्ट बाहर निकालना होगा बाद में वो बाहर चला जाएगा। ठीक, तो लाइसोसोमल एक्टिविटी के लिए कैसा होना चाहिए, ऑटोफैगोसोम मिलेगा उसको। ऑटोफैगोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कवर्ड इन अ वैक्यूल। ठीक, ठीक, तो ये आपका क्लियर हुआ कि किस तरह से वो वर्न आउट ऑर्गेनेली यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर से बाहर निकालता है। कोई भी अगर ऑटो डाइजेशन होता है तो उसमें जो हमारे काम का चीज़, अमीनो एसिड हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे अपना फैट हो, अगर हमारे काम का है तो बॉडी उसको ले लेता है, यानी स्मार्ट डिस्पोजल होता है। ये नहीं कि उसको हम धीरे धीरे बाहर करते करते एक्सोसाइटोसिस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उसको ब्रेक डाउन किया जाता है लाइसोसोमल एक्टिविटी के द्वारा। लाइसोसोम ये क्या है, लाइसोसोम के अंदर क्या है, वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि प्रोटीन के बॉन्ड को या कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड को ब्रेक आउट कर देता है, तोड़ देता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएगा। सिंपल डाइजेशन ही तो है, तो डाइजेशन के बाद जो मिलता है वो यहाँ भी यहीं भी लेगा। ठीक, अब आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जिसपे आपका राइबोसोम नहीं अटैच है। इट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विथ स्मूथ अपीरियंस, विथ क्या है, स्मूथ अपीरियंस। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रेनुलर रेटिकुलम। वो क्या था, ग्रेनुलर था, ये क्या है, ए ग्रेनुलर। ठीक, it is formed by many interconnected tubules, so it also called tubular endoplasmic reticulum. फंक्शन देखिए, सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस। स्मूथ रफ वाला क्या कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था, ये क्या, नॉन प्रोटीनियस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस सच एज कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड। ये याद रखिएगा, क्या है, कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉयड। तो स्टेरॉयड का भी यूज हमारे शरीर में होता है, कार्टिसोल वगैरह है। कोलेस्ट्रॉल तो हमारी बॉडी का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल ना रहे तो सेल का इंटीग्रिटी खत्म हो जाएगी। और बहुत सारे जो जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सारे क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल के ही डेरिवेटिव हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमको इसेंशियली चाहिए, अगर आप नहीं बाहर से ले रहे हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाएगा। ठीक है, This type of endoplasmic reticulum is abundant in cells that are involved in the synthesis of lipid, phospholipid, lipoprotein substances, steroid। तो जो सेल इस चीज में इन्वॉल्व है, जैसे वो वाला कहाँ था, स्मूथ वाला, अरे रफ वाला कहाँ था, हमने पढ़ा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में तो बीटा सेल में ज़्यादा था, बीटा सेल में ज़्यादा था, वहीं से बनाने का हेल्प कर रहा था वो।
अब ये उन सेल्स में रहेगा जहाँ पे लिपिड, फास्फोलिपिड, लाइपोप्रोटीन सब्सटेंसेस, स्टेरॉइड वगैरह बनते होंगे, ठीक, वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाएगा। स्टेरॉइडल हार्मोन, सीबम वगैरह, सीबम एक्नी वगैरह में निकलता है, पस वगैरह, वो सारी चीज़ों में। इन मोस्ट ऑफ द अदर सेल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लेस एक्सटेंसिव देन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है हमारे शरीर में, स्मूथ वाला कम है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर कुछ जगहों पे इसकी आवश्यकता पड़ती है, मतलब उसके कंपेयर में वैसे कम नहीं है। सारी स्किन है, सब जगह अपना सीबेसियस ग्लैंड है, तो सीबम बनना ही बनना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। आपका किड जो एड्रिनल ग्लैंड वगैरह होती हैं, वहाँ पे सारे कार्टिसोल वगैरह बनते हैं, मिनरलोकार्टिकाइड वगैरह सारे, और ओवरी में भी है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को ज़रूरत है, तो वो उन जगहों पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एबेंडेंट होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दूसरा फंक्शन देख लो। आउटर सरफेस ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन मेनी एंजाइम विच आर इन्वॉल्व इन द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ द सेल। तो ये जनरल उसका फंक्शन है। स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम, ये याद रखिएगा, कैल्शियम का स्टोरेज और मेटाबॉलिज्म क्या है आपका, डिपेंड करता है किस पे, आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पे ज्यादा होगा, ठीक। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प से क्या होता है, आपका कैल्शियम का स्टोरेज होता है, ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइड ऑफ स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम इन स्केलेटल मसल फाइबर। इट रिलीज कैल्शियम विच इज नेसेसरी टू ट्रिगर द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो आपको पता होगा, अगर मसल में स्पाज्म होता है, पेन होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कैल्शियम टेबलेट आपको देने के लिए देते हैं। तो कैल्शियम की कमी से क्या होता है, मस्कुलर स्पाज्म होता है, और अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आगे पढ़ाएंगे, उसमें आता है कि कैल्शियम ब्रस्ट होता है, कैल्शियम ब्रस्ट यानी बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम आता है, तब जाके अटैचमेंट की स्थिति बनती है। अच्छा, कैल्शियम की कमी हो तो मान लो अटैच हो गया या फिर रिलैक्स फ्लैसिड हो गया, तो पेन आपको महसूस होगा। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, कैल्शियम एक इसेंशियल मस्कुलर पेन में या बोन में कोई दिक्कत हो तो देते ही देते हैं, मसल्स के पेन में भी आपको दिया जाता है। कैटाबोलिज्म डिटॉक्सिफिकेशन, वो भी काम करता था, ये भी काम करता है। स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंसर्न्ड विद द कैटाबोलिज्म एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस लाइक सम ड्रग एंड कार्सिनोजेंस। कैंसर प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं इन द लीवर, वो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो जाहिर सी बात है ये भी इसके अंतर्गत आएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब दूसरा क्या आता है, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वो पैकिंग कर देता है तो पैकिंग और प्रोसेसिंग के लिए भेजता है किसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अमीनो एसिड्स के ग्रुप को बनाया है उसने, वो जाता है गाल्जी ऑपरेटस में। तो देखो, गाल्गी या गाल्जी ऑपरेटस और गाल्गी बॉडी और गाल्जी कॉम्प्लेक्स, दो तीन नाम है, देख लीजिए। इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। क्या काम है इसका, मेन प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। इट इज प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल। आरबीसी में नहीं होता है, याद रखिए। इट इज नेम्ड आफ्टर द डिस्कवर ऑफ द कैमिलियो गाल्जी, वो साइंटिस्ट का नाम है। यूजुअली ईच सेल हैज वन गाल्जी ऑपरेटस, सम ऑफ द सेल may have more than one Golgi apparatus. Each Golgi apparatus consists of 5 to 8 flattened membranous sac called cisternae. तो गाल्जी में क्या आता है, सिस्टर्नी एक पार्ट आता है, लेयर बनाने को बोलते हैं। 4-5 लेयर एक साथ रहती है तो उसको सिस्टर्नी बोलते हैं। और इसका काम क्या है, वही प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन है, याद रखिएगा। 2-3 इसका नाम है। एक सेल के अंदर जनरली एक गाल्जी अपरेटस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो सकता है, गाल्जी अपरेटस एक ही होता है। Golgi apparatus is situated near the nucleus. It has two end phase, namely cis और trans. एक cis phase होता है, trans phase होता है। The cis phase is positioned near the endoplasmic reticulum. तो cis endoplasm, पहले न्यूक्लियस है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अटैच है, फिर उसके बाद क्या है, इस तरह से आपका गाल्जी अपरेटस है, ठीक। तो जो इसके साइड होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होगा, उसको सिस बोलते हो, और जो उसके अपोजिट होगा उसको बोलते हो ट्रांस। तो यहाँ से जब आएगा, इसके अंदर एंट्री कर जाता है आपका अमीनो एसिड, तो वो प्रोटीन को वहाँ पे जाके होगा, पैकेजिंग हो जाएगा, पैकेजिंग करके उसको नेम दे दिया जाता है। रेटिकुलर वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंटर द गाल्जी ऑपरेटस। जो रेटिकुलर वेसिकल्स होगा कहाँ से बन के आया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आया है। ऑपरेटस इंटर थ्रू द सिस फेस,
ये यहाँ से क्या होगा, इंटर कर जाएगा, मतलब ये है, इससे इंटर कर जाएगा यहाँ पे। देन ट्रांसफेज इज सिचुएटेड नियर द सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ है, ये ट्रांसफेज इस तरह से, टोटल सेल है, ये आपका न्यूक्लियस है, अब ये इधर ट्रांसफेज है, सेल मेम्ब्रेन के पास है। द प्रोसेस्ड सबस्टांसेस मेक देयर एग्जिट फ्रॉम द गाल्जी apparatus थ्रू ट्रांसफेज। अब यहाँ पे पैकेजिंग हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आफ्टर प्रोसेसिंग क्या होगा, ट्रांस से वो बाहर निकलेगा। ठीक, क्लियर हुआ? नहीं ये नहीं, हाँ, जैसे गाल्जी apparatus सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस, इट हैज टू फेसेस नेमली सिस फेज एंड ट्रांसफेज। द सिस फेज इज पोजिशन नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इधर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक मिनट, इधर आपका क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ से आपका निकलेगा, क्या निकलेगा, सिक्रेटरी वेसिकल्स निकलती हैं, इस सिस फेज से इसमें अंदर एंटर करेंगी, अंदर जाते जाते ट्रांसफेज से क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। ये आपका क्या है, इधर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेना, ये आपका सेल मेम्ब्रेन। तो ये इस तरह से जाता है, ऐसे जाएगा। ठीक, ये याद रखना। क्लियर हुआ? फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus तो मेन हमने वो समझा, लेकिन अब जो समझ रहे थे वो कैसे होता है वो अब देखिए। सबसे मेजर फंक्शन क्या है गाल्जी apparatus का, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोटीन। ये चार शब्द दिया इन्होंने, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोटीन। ये चार चीज याद रखिए। पहला क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल, यानी कि वेसिकल्स कंटेनिंग ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लिपिड आर ट्रांसपोर्टेड इन द गाल्जी apparatus. Here the glycoproteins and lipid are modified and processed. यहाँ पे क्या होगा, उसका मॉडिफिकेशन होगा, प्रोसीजर होगा, उसके बाद होगा उसका क्या हो जाएगा, पैकेजिंग किया जाएगा। ऑल द प्रोसेस्ड मटेरियल आर पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, सिक्रेटरी वेसिकल्स एंड सम टाइप ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक, विच आर ट्रांसपोर्टेड आइदर आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के बाहर भेजना है तो बाहर चला जाएगा, आर टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह की हेल्प से क्या होता है, वो कन्वेयर की तरह कार्य करते हैं, जहां उसको भेजना होगा वहां भेज देंगे सेल के अंदर, और सेल के बाहर जरूरत है सेल के बाहर चला जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस गाल्जी apparatus इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। गाल्जी apparatus का एक दूसरा नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तीसरे नंबर पे आया लेबलिंग, लेबलिंग करेगा, लेबलिंग और डिलीवरी। फाइनली द गाल्जी apparatus sort out the processed and packed material and label them such as phosphate group depending upon the chemical content for the delivery, जो भी उसके अंदर होगा, या for distribution to their proper destination. Hence the Golgi apparatus is also called shipping department of the cell. तो पोस्ट ऑफिस भी हो गया और शिपिंग भी हो गया, तो यानी उसको पहुंचाने का भी कार्य करता है, जहां जरूरत होगी, या तो सेल के बाहर या तो सेल के अंदर। और अगली ऑर्गेनेली क्या है आपकी, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ग्रैन्यूल ऑर्गेनेली फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। दस लाइसोसोम्स आर फाउंड बाय द गाल्जी apparatus। अभी हमने पढ़ा था, वहां पे एक काम आया था, बहुत सारे वेसिकल्स बनाता है, तो उसी में एक लाइसोसोम भी बनाता है गाल्जी apparatus। अब ये क्या रहते हैं, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं बेसिकली, और लाइसोसोम भी आगे हम देखेंगे दो तरह का होता है। जनरली क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब कोई वार नॉट ऑर्गेनेल आएगा, ऑटोफेगोसोम करना होगा, या बाहर से कोई आएगा, तो उसके लिए वो जब एक्टिविटी करेंगे तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाते हैं, जो एक्टिव होते हैं। द एंजाइम सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रोसेस्ड एंड पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल इन द गाल्जी apparatus. देन दीज वेसिकल्स पिंच्ड, मतलब उससे से बाहर निकलेंगे, पिंच्ड ऑफ फ्रॉम गाल्जी apparatus एंड बिकम द लाइसोसोम्स। ये बेसिक फंक्शन हो गया। Among the organelle of the cytoplasm, the lysosome have thickest covering membrane. क्यों? क्योंकि अगर ये अंदर ब्रेक कर गया तो सेल ही नष्ट हो जाएगा, तो सेल नष्ट हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। The membrane is formed by the bilayer dipple membrane
इट हैज मेनी स्मॉल ग्रेन्यूल्स विच कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। मोर देन 50 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये रखता है और लगभग पीएच इसका 4 से 5 रहता है। टाइप ऑफ लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी लाइसोसोम विच आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द गाल्जी ऑपरेटस, जो गाल्जी ऑपरेटस से जस्ट जो बाहर निकला है वो है प्राइमरी टाइप ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक। इट इज इनएक्टिव इन, ये इनएक्टिव होता है, ऐसे वेसिकल्स हैं पर ये एक्टिव नहीं है, मतलब ये इनकी थिक वॉल है और ये किसी को डाइजेस्ट नहीं करने वाले। दूसरा क्या आता है, सेकेंडरी लाइसोसोम विच इज द एक्टिव लाइसोसोम। जब कोई वार्न आउट ऑर्गेनेली आएगा, जब ये प्राइमरी वाले वहां जाकर अटैच होंगे तब क्या हो जाएंगे, ये सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। प्राइमरी वाला क्या है, इनएक्टिव था, ये क्या होगा, एक्टिव होगा। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विथ फैगोसोम्स और इंडोसोम। अब छोटे छोटे ऑर्गेनिक वेसिकल्स में घूम रहे थे, वो बाद में क्या करेंगे, सब इकट्ठे होकर के बड़ा सा बन जाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम। अब इसके अंदर जो इसमें थोड़ा थोड़ा था सब चला गया कहाँ, इसके अंदर चला गया। मेथड क्या होगा इसके लिए, फैगोसोम होगा और इंडोसोम होगा, यानी अपनी ऑर्गेनेली को खाने का प्रयास करना। तो दो थे छोटे छोटे, दोनों मिलने का प्रयास करेंगे, मिल करके क्या हो जाएगा, बड़े हो जाएंगे। फिर 2 में 3 4, तो वो जो ये वाला जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्टिव लाइसोसोम, ठीक। ये क्लियर हुआ। फंक्शन देख लो, लाइसोसोम्स आर ऑफन कॉल्ड गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। एक शब्द ये भी याद रखिएगा, सुसाइडल वाला आपको याद ही, आप लोग पढ़ रखे हैं। दूसरा क्या है, गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल, बिकॉज ऑफ देयर डिग्रेडेशन एक्टिविटी, क्योंकि उसके अंदर डिग्रेड करने की क्षमता है, इसलिए उसको वो गार्बेज सिस्टम कहते हैं, यानी कूड़ा कचरा सेल से निकालने वाला। अबाउट 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नोन एज द हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रोक्सीलाइजेज आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम थ्रू विच लाइसोसोम एग्जीक्यूट देयर फंक्शन। तो किस तरह के लाइसोसोमल एंजाइम है, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, एमाइलेजेज और न्यूक्लिएजेज। तो किसी भी सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन्स होगा, उनको पचाने के लिए क्या होगा, प्रोटीएजेज होगा। प्रोटीएजेज क्या करता है, विच हाइड्रोलाइज द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। लाइपेज हाइड्रोलाइज लिपिड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एमाइलेज क्या करेगा, हाइड्रोलाइज पॉलीसैकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा इनटू द ग्लूकोज। और न्यूक्लिएजेज क्या करेगा, डीएनए आरएनए पे काम करेगा, न्यूक्लिक एसिड को मोनोन्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देगा। तो ये क्या एक तरीके के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। ठीक है, हाँ हाँ जाओ जाओ। ना रहने दो, वो हटा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। चलो फंक्शन पढ़ रहे थे ना, तो मैकेनिज्म ऑफ लाइसोसोमल फंक्शन हम देखते हैं। तो इसमें पहला क्या आता है, लाइसोसोमल फंक्शन इन्वॉल्व इन 2 मैकेनिज्म। पहला क्या है आपका, हेट्रोफैगी है, और दूसरा क्या है आपका, ऑटोफैगी है। एक मिनट, तो हेट्रोफैगी क्या है, डाइजेशन ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल इनगल्फ्ड बाय द सेल वाया इंडोसाइटोसिस। कोई चीज बाहर का मटेरियल खा रहा है जो सेल के बाहर था और ऑटोफैगी के थ्रू, इंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर चला आया, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अगर डाइजेस्ट करेगा तो हेट्रोफैगी कहलाएगा। और खुद के इंट्रासेलुलर मटेरियल को अगर डाइजेस्ट करेगा या वार्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो उस समय क्या कहलाएगा, ऑटोफैगी कहलाएगा। इंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या है, कोई फॉरेन का पार्टिकल है, उसको धीरे धीरे सेल क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है। तो अंदर ले, बाहर का अंदर है, इसलिए हम इसको इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये बाहर का मटेरियल है, इसको डाइजेस्ट, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको अगर हटाएंगे तो उसको हेट्रोफैगी बोलेंगे। और खुद का अगर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह कोई ऑर्गेनेली नष्ट करना है, खत्म करना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑटोफैगी कहलाएगा। ऑटो मतलब खुद का। स्पेसिफिक फंक्शन देख लीजिए, डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि उसमें आपका कुछ भी बाहर से इनगल्फ कर लिया है अगर सेल इंडोसाइसिस के थ्रू, चाहे वो पिनोसाइटोसिस हो, चाहे वो अपना वो आपका फैगोसाइटोसिस हो, तो उसको खत्म करने के लिए यूज होगा। अब बाहर मैक्रोमॉलिक्यूल में क्या आएगा, बैक्टीरिया आ सकता है,
बैक्टीरिया होता है इनगल्फ बाय द सेल वाया द फाइगोसाइटोसिस विच आर कॉल्ड फैगोसोम, फैगोसोम आर वैक्यूल्स। उस वैक्यूल को जब डाइजेस्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, लाइसोसोम की सहायता से होगा, उसको हेट्रोफैगी में आएगा वो। प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूजेज विद द फैगोसोम आर एंडोसोम, जो भी बाहर से मटेरियल आया है और तुरंत एक्टिव हो जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएजेज, लाइपेजेज और न्यूक्लिएजेज। उसको डाइजेस्ट करके जो हमें जरूरत होगा वो रख लेगा, या बाहर निकालने के लिए फिर क्या करेगा, इलिमिनेट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एक प्रोसीजर होता है एक्सोसाइटोसिस। जैसे एंडोसाइटोसिस से अंदर लिया, एक्सोसाइटोसिस से बाहर कर देगा। ये आपका लाइसोसोम का फंक्शन हो गया। तीसरा, हाँ, सेकंड नंबर पे जो बता रहे थे डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेली, कोई भी अगर है तो उसको क्या होगा, वो हम लोगों ने पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैक्यूल के अंदर कर देगा, फिर लाइसोसोम उससे अटैच हो जाएगा, उससे अटैच हो जाएगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। डाइजेस्ट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका ऑटोफैगो कहलाएगा। ठीक, फिर तीसरे नंबर पे क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट। आपको सेल के अंदर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा निकल रही है तो उसको भी बाहर निकालने का काम क्या करता है, लाइसोसोम करता है। लाइसोसोम इन द सेल ऑफ द सिक्रेटरी ग्लैंड रिमूव द एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट बाय डिग्रेडेसिंग द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल। उसको पैक करके बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल देना, ये भी इसी का कार्य है। फिर चौथे नंबर पे आता है सिक्रेटरी फंक्शन, एक अलग तरह का फंक्शन है उसके अतिरिक्त जो आप लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता है, सिक्रेशन का कार्य करता है। रिसेंटली लाइसोसोम हैविंग सिक्रेटरी फंक्शन कॉल्ड सिक्रेटरी लाइसोसोम्स आर फाउंड इन सम ऑफ द सेल, पर्टिकुलरली इन द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। कुछ सिक्रेटरी सेल होते हैं। द कन्वेंशनल लाइसोसोम आर मॉडिफाइड इनटू सेकेंडरी लाइसोसोम, सिक्रेटरी लाइसोसोम बाय कंबाइनिंग विद सिक्रेटरी ग्रेन्यूल। जब वही प्राइमरी लाइसोसोम जो था, जब वो एक सिक्रेटरी लाइसोसोम के साथ अटैच होगा, यानी कि सिक्रेटरी ग्रेन्यूल के साथ अटैच होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में। ठीक, तो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल कहाँ से बना है, जो आपका प्राइमरी लाइसोसोम था, जब एक सिक्रेटरी वेसिकल से कनेक्ट हो जाएगा या उससे अटैच हो जाएगा तो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बना लेगा। एग्जाम्पल में कुछ दिया है लाइसोसोम। अब ये कहाँ पे, इम्यून सिस्टम में काम करता है, तो जो भी आपके ग्रेन्यूल्स बने हैं सिक्रेटरी ग्रेन्यूल, वो फाइट करना चाहते हैं तो समझ लो उनको और वेपनाइज्ड करने का फॉर्म है कि और उनको लीथल बना दिया जाए, किससे, विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। जैसे उसमें अटैच होगा और ज़्यादा उसमें हाइड्रोटिक एंजाइम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, और वो ज़्यादा अच्छे से आपको डिफेंस दे सकता है। एग्जाम्पल क्या है, लाइसोसोम इन द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइड एंड नेचुरल किलर सेल, यानी एनके सेल के अंदर जो आपका लाइसोसोम है और टी लिम्फोसाइड है, वो किस तरह का एग्जाम्पल है, सिक्रेटरी लाइसोसोम का एग्जाम्पल है। ठीक, बाकी एपोप्टोसिस जो प्रक्रिया है उसमें भी वही कार्य होता है। एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है, जो सेल वार्न आउट हो गया उसको खत्म करना है, तो सिक्रेटरी वेसिकल्स की सहायता से हो सकता है, क्योंकि सिक्रेटरी जो फंक्शन या सिक्रेटरी लाइसोसोम है वो भी एक तरीके का क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से बना हुआ है, तो वो वही कार्य वहाँ भी करेगा। सिक्रेटरी लाइसोसोम ऑफ मेलेनोसाइट सिक्रेट मेलेनिन, एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, उनसे जो निकलता है वो क्या आता है, मेलेनिन कहलाता है, मेलेनोसाइट से जो निकल रहा है। सेक्रेटरी लाइसोसोम ऑफ मास्ट सेल सिक्रेट सीरोटोनिन विच इज एन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन सब्सटेंसेस एंड इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर। तो क्या है ये तो मान लीजिए नॉर्मल हो गया, ये भी एक तरह का इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है किसके थ्रू, यूवी रेज के प्रति, तो वहाँ आपको सिक्रेटरी लाइसोसोम का काम देखने को मिल रहा है। और ये वाला तो आप जान ही रहे हैं, मास्ट सेल है, मास्ट सेल जहाँ भी इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो भी आपको दिखाई देता है विद द हेल्प ऑफ मास्ट सेल होता है। तो मास्ट सेल से भी जो निकलता है वो भी क्या है, आपका सिक्रेटरी लाइसोसोम ही है। मतलब मास्ट सेल के अंदर से जो भी सिक्रीशन निकल रहा है वो सिक्रेटरी लाइसोसोम उसमें वर्क करता है। क्या करेगा, शरीर में इन्फ्लेमेशन कर देगा, स्वेलिंग, इस तरह की चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या है, परऑक्सीसोम है। परऑक्सीसोम यार माइक्रोबॉडीज आर द मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स लाइक लाइसोसोम। अनलाइक लाइसोसोम, परऑक्सीसोम आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही होता है, एंड नॉट फ्रॉम द गाल्जी अपरेटस। वो तो गाल्जी अपरेटस में जाके प्रोसेस्ड हो रहा था, ये वाला क्या है, डायरेक्ट जो बाहर निकल जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो क्या कहलाएगा, परऑक्सीसोम कहलाएगा। परऑक्सीसोम कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम सच एज कैटालेजेज, यूरिएट ऑक्सीडेज एंड डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।